हेलो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको अर्थशास्त्र के 26 प्रश्न कराए थे जो अर्थशास्त्र के इंट्रोडक्शन से संबंधित थे। अब हम देख लेते हैं 27वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है वो बतानी है आपने। पहला है इसमें केंद्रीय योजना, और दूसरा है आपका प्रतियोगिता पर नियंत्रण, तीसरा है आपका कीमत तंत्र, और चौथा है आपका वर्गहीन समाज। तो इसमें जो पहला है वो तो बिल्कुल है, केंद्रीय योजना है, प्रतियोगिता पर नियंत्रण भी है, कीमत तंत्र। कीमत तंत्र प्रमुख तो नहीं होता, पर एक स्तर तक कीमत तंत्र समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो इसमें चौथा वाला जो आपका ऑप्शन है वो आपका रहेगा। तो इसमें आपका चौथा वाला ऑप्शन रहेगा जो है आपका वर्गहीन समाज। तो वर्गहीन समाज इसमें आपका सही उत्तर रहेगा। उसके बाद 28वां प्रश्न देख लेते हैं। 28वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से परिवहन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परिवहन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। परिवहन सेवाओं को कौन से क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है ये पूछा है। तो सेवाएं हैं तो निश्चित रूप से परिवहन सेवाओं को तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 29वां क्या प्रश्न है आपका। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व होता है। सह अस्तित्व किस किस क्षेत्र का होता है ये आपको बताना है। तो मिश्रित क्षेत्र में होता है, पहला ऑप्शन है आपका उद्योग कृषि, ये होता नहीं है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र भी बिल्कुल नहीं होगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का, निश्चित रूप से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। भारत में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक साथ कार्य करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन एक साथ कार्य करते हैं ये आपको बताना है। उपभोक्ता वर्ग और उत्पादक और उपभोक्ता वर्ग, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो इसमें जो आपका सही उत्तर आएगा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी जो सेकंड है वो होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साथ काम करते हैं। और तीसरा जो 31वां जो आपका प्रश्न है वो क्या है कि भारत में अर्थव्यवस्था का स्वरूप है अथवा भारत में अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप को अपनाया गया है। भारत में कौन सा स्वरूप अपनाया गया है। तो इसमें ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे मैं आपको उसका उत्तर बता दूँ। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ कार्य कहाँ करते हैं। सार्वजनिक निजी क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ऊपर वाले प्रश्न जैसा ही है ये लगभग। कीमत तंत्र एक मुख्य विशेषता। अब कीमत तंत्र मुख्य विशेषता किसकी होगी। मुख्य विशेषता इसमें है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आपकी मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न आपका जो है वो है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत की चर्चा सर्वप्रथम किस औद्योगिक नीति में की गई थी। सर्वप्रथम किस औद्योगिक नीति की बात करें तो सर्वप्रथम 1948 में 1948 की जो औद्योगिक नीति थी इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई थी। उसके बाद 35वां नंबर देख लेते हैं हम प्रश्न। अर्थशास्त्र का जनक डैश को कहा जाता है। ऑप्शन देख लो इसमें, स्मिथ, रॉबिन्स, स्मिथ, एडम स्मिथ। तो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें सीधा आंसर आपका है एडम स्मिथ, कोई शक की बात नहीं है। एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36वां प्रश्न है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। अब आपको पता है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के दो क्षेत्र रहते हैं। उसके अंतर्गत आपका पहला देख लेते हैं ऑप्शन, मांग का, उत्पादन का, उपयोगिता का और राष्ट्रीय आय का। तो बाकी ये तीन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंग हैं। तो आपका चौथा जो होगा राष्ट्रीय आय, ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसी का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का। 37वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 37। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के डैश हैं। समानांतर, विपरीत, पूरक और प्रतिस्थापन। तो इसमें सीधा इसका उत्तर हो जाएगा एक दूसरे के पूरक हैं। 38वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? उदारवादी, समाजवादी, मिश्रित और कल्याणकारी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग उदारवादी अर्थव्यवस्था, लिबरल इकोनॉमी भी कहते हैं। 39वां प्रश्न देख लेते हैं हम आप यहाँ पे। कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के लेसेज फेयर या हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है? तो एडम स्मिथ के लेसेज फेयर पे आधारित कौन सी अर्थव्यवस्था है? इसको ही हम लोग यहाँ पे समाजवादी, उदारवादी, मिश्रित और एकल अर्थव्यवस्था है। तो इसमें आपका उदारवादी अर्थव्यवस्था को ही हम लोग, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी इसे बोलते हैं, ये आपका लेसेज फेयर या हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। 40वां प्रश्न देख लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आयात निर्यात दोनों बंद होते हैं। तो इसका उत्तर आपका बी या दूसरा होगा, आयात निर्यात बंद। 41वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्वरूपों की सही व्याख्या करता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका होती है। समाजवादी में निजी और सार्वजनिक की नहीं होती है। बाजार अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और तीसरा है आपका केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। ये तो आपका ठीक है। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में आपका निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था करती है। बाजारी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है और पहला वाला आपका गलत है। ये दोनों आपके सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य द्वारा कृषि एवं और उद्योग दोनों को ही समान रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा स्पष्ट रूप में नहीं होता। और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर का सहअस्तित्व होता है। प्राइवेट सेक्टर और सरकारी ये है लगभग। भारी उद्योगों के साथ साथ लघु उद्योग, इसमें भी हमें स्पष्ट रूप से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अर्थव्यवस्था और सैनिक के साथ ये भी कुछ नहीं है। तो इसका सीधा उत्तर आपका सेकंड हो जाएगा। तो 42 का जो आपका आंसर होगा वो सेकंड, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लगातार इसी की पे चर्चा कर रहे हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है। तो इसमें आपका 43 का पहला हो जाएगा आपका। अब उसके बाद हम लोग 43 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। हम 44वें क्वेश्चन की ओर, 44 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। मांग, उत्पादन व कीमत निर्धारण से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन डैश अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। मांग, उत्पादन और कीमत निर्धारण। अब देखिए इसमें व्यष्टि है, समष्टि है, समाजवादी और उदारवादी। इसमें हमें देखना है। तो मांग, उत्पादन और कीमत निर्धारण छोटी इकाइयां हैं। तो छोटी इकाइयों का अध्ययन आपको पता होगा या नहीं पता तो देख लीजिए। जो जहाँ पर छोटी इकाइयाँ होती है उसका अध्ययन हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। बड़ी इकाइयाँ होंगी तो समष्टि के अंतर्गत किया जाता है उसका अध्ययन। 45वां जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण 3 केंद्रीय समस्याएं क्या है? क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन करना है? ये तीनों आपकी समस्याएं हैं, केंद्रीय समस्याएं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ये सभी चौथा वाला। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, 3 समस्याएं रहती हैं। तो इसका उत्तर है ये सभी। 46वां प्रश्न देख लेते हैं। किसी वस्तु की अवसर लागत से अभिप्राय है। अवसर लागत क्या होता है वो बताना है आपने। पहली वस्तु की त्यागी हुई मात्रा, किसी अन्य वस्तु की त्यागी हुई मात्रा, पहली एवं दूसरी वस्तु की त्यागी हुई मात्रा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो इसका स्पष्ट आ रहा है वो दूसरा आ रहा है, किसी अन्य वस्तु की त्यागी हुई मात्रा। एक का उत्पादन करने के लिए जिसे हम दूसरे वैकल्पिक वस्तु का त्याग करते हैं तो वो आपकी क्या होती है? अवसर लागत। तो इसका उत्तर होगा दूसरा वाला, 46वें का दूसरा। 47वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र निम्नलिखित में से किन किन समस्याओं का समाधान करता है?
उत्पादन संभावना वक्र किन किन समस्याओं का समाधान करता है, ये आपने बताना है। तो पहला है आपका संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता इसमें उत्पादन संभावना वक्र में। आर्थिक कुशलता भी दिखाता है ये, आर्थिक विकास। तो इसमें उपरोक्त सभी रहेगा इसका उत्तर। तो चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें। वह रेखा जो उत्पादन संभावना वक्र प्रदर्शित करती है उसे क्या कहते हैं? तो उत्पादन संभावना वक्र जो प्रदर्शित करते हैं उत्पादन वक्र, लागत वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा तीसरा, उत्पादन संभावना वक्र। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो हमारा 49वां है। यदि MRT बढ़ रही है तो PPC मूल बिंदु की ओर क्या होगा? MRT होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये बढ़ रही है तो PPC मूल बिंदु की ओर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। एक सीधी रेखा की ओर नतोदर, की ओर उन्नतोदर, की ओर समानांतर। तो अगर जब MRT बढ़ती है तो मूल बिंदु की ओर क्या होता है? PPC आपका नतोदर। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सेकंड, मूल बिंदु की ओर नतोदर। 49 का आपका सेकंड आएगा। और 50वां देख लेते हैं एक बार। हम क्या है, निम्न चित्र उदाहरण है। बढ़ती सीमांत रूपांतरण दर का, घटती सीमांत रूपांतरण दर का, स्थिर का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका मूल बिंदु की ओर नतोदर है, तो ये बढ़ती सीमांत रूपांतरण दर का होगा। यानी कि MRT बढ़ रही है यहाँ पे, पहले वाले क्वेश्चन का ही फिगर है ये। तो ये आपका पहला वाला होगा इसका उत्तर, बढ़ती रूपांतरण दर। 51वां प्रश्न देख लेते हैं जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव का कारण है। अब उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव का क्या कारण है वो बताना है आपने। इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। किसी एक वस्तु की अनुकूल तकनीक में सुधार, किसी एक वस्तु के लिए संसाधनों में वृद्धि, तीसरा है संसाधनों में परिवर्तन, किसी एक वस्तु की उत्पादन तकनीक में परिवर्तन। देखिए बाकी जो 3 ऑप्शन हैं हमने देखा, पहला वाला है एक वस्तु के उत्पादन में इसमें घुमाव होता है, एक दूसरे में भी घुमाव होगा। खिसकाव का कारण जो होता है वो संसाधनों में परिवर्तन अगर होगा तो खिसकाव होगा, बाकी से घुमाव आएगा। तो इसमें क्या आएगा? संसाधनों में परिवर्तन से आपका उत्पादन संभावना वक्र खिसक जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर हमारा वीडियो थोड़ी सी भी आपकी मदद कर पा रहा है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़ता है इससे, और कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।